मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जिनको जो लाइसेंस जारी किया जाता है उसके आधार पर ही अब लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। LJCC नाम की एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो दिल्ली से रजिस्टर है, वो लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई। ये अभी एक नवीन मामला नहीं है सर, इसके पहले भी ये मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ही सामने आया। जब इनकी वेबसाइट को हमने खंगालना शुरू किया तो उस पे इनके 2 रजिस्ट्रेशन मिले, पैन कार्ड मिला जो कि और GST भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या जनता ने कभी पूछा इनसे? मैं बार बार कहता हूं कि जो अपने होते हैं वही धोखा देते हैं सर। स्पष्ट आदेश कर देते हैं कि इनमें कोई पैसा मत लगाए। तो क्या जो DM है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो ये विभाग है, उनको उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा? यही तो एक प्रश्नों के घेरे में है सर। इतिहास उठा के देखो सर, सरकारी समितियों की हर जगह आपको इस तरह के घोटाले, इस तरह के फर्जीवाड़े होते हुए दिखेंगे। इसी तरह की एक कंपनी LUCC करके हिमाचल प्रदेश में पिछले 2022 या 23 की बात है, उन्होंने भी 250 से 300 करोड़ का स्कैम किया था। इसी तरह की मिलता जुलता नाम लेके जैसे अगर हम अबाकस की लोग इतने दिनों से खबर करते आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तक को उनके साथ तस्वीरें खिंचा के उनके नाम पे जो इन्वेस्टमेंट फ्लोट की बिल्कुल। अब जनता तो मान सकते हैं कि आदिवासी हैं, वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। अब मुख्यमंत्री तो भाई इतने बड़े IAS IPS ऑफिसरों को साथ लेके चलते हैं, रोज उनको CID बहुत सी एजेंसी हैं जो रिपोर्ट करती हैं, तो उनको नहीं पता चलता क्रेडेंशियल का। लाइसेंस टू लूट कह दो इसको। एग्जैक्टली, इसी पे मैं आ रहा था। देश में नटवरलाल भोली भाली जनता को लूटने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। सरकार कोई कानून बनाती है और जो नटवरलाल है उन कानूनों का फायदा उठाकर ही लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों की कैसे लूट कर रहे हैं कुछ क्रूक, उनके बारे में बताया था। अब आपको बता दें कि जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जिनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन द्वारा जो लाइसेंस जारी किया जाता है, उसके आधार पर ही अब लोगों को लूटना शुरू कर दिया है कुछ नटवरलालों। तो ताजा मामला मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से लोगों से जो लूट हुई है, लोग सड़कों पर हैं, लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। LJCC नाम की एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो दिल्ली से रजिस्टर है, वो लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई है। इस तमाम मामले पर जानकारी के लिए हमारे जो अर्थशास्त्री मित्र हैं आलोक दुबे जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। दुबे जी, पुनः आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो दुबे जी, अब एक नया सिस्टम आ गया। देखिए, पहले हम बता रहे थे डाटा सेंटर के नाम पर लूट हो रही है लोगों की, और अब एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लोगों से अपने आप को बैंक दिखा के लोगों को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर? देखो, इस तरह की घटनाएं लगातार ही घटित हो रही हैं जी। बार बार आप जब भी मुझसे कहते हो आपकी क्या अपील है, मैं जनता से बार बार अपील एक ही करता हूं, भाई सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, जग जाओ। भाई पता नहीं कब से विभीषण आपके ऊपर हावी है कि आप जग ही नहीं पा रहे। ये जिस कंपनी की अब बात करें, LJCC, ये 2013 में रजिस्टर हुई थी जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में एज अ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जी। 3 राज्यों में इन्हें अपने क्या कहते हैं सहकारिता को फैलाने का जो आदेश मिला था, या कहा जाए रजिस्ट्रेशन हुआ था दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ राज्य में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये ज्यादा एक्टिव हुई जाकर मध्य प्रदेश में जी। और ये अभी एक नवीन मामला नहीं है सर, इसके पहले भी ये मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ही सामने आए और आई थिंक अप्रैल 2023 की बात है, जब सिंगरौली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बकायदा एक वो इशू किया, आदेश इशू किया और ये कहा, लोगों से निवेदन किया कि इस कंपनी में किसी प्रकार का निवेश ना करें आप जी। उसके बाद अगस्त 2024 में भी अभी एक घटना आई थी
दामोह से, वहां का जो जिला दामोह से, और ये सबसे रिसेंट घटना भिंड जिले से आई जी। अब है क्या सर, देखो हमें बात समझनी पड़ेगी कि ये एक बैंक के जैसे ऑपरेट करते थे, खुद को एक बैंक दिखाते थे। अब बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। बैंक जो है, जो उसमें भी अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसमें रजिस्ट्रेशन उनका होता है, और उसके बाद उन्हें दोनों तरह का डिपॉजिट करने का मौका मिलता है। एक डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जिसमें वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने की छूट मिलती है, और टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी। चाहे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें या इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ये एफडी आरडी कर सकते हैं, लेकिन खुद को बैंक नहीं कह सकते। तो इनको गवर्न कैसे किया जाता है? अगर मैं बात करूं, ये एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, क्या इनको अगर केंद्र सरकार का ये डिपार्टमेंट रजिस्टर कर देता है, तो क्या राज्य सरकार से भी कोई अप्रूवल लेनी होती है? बिल्कुल, राज्य सरकार से एनओसी लेना अनिवार्य है, और अभी तक ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार से इनको एनओसी मिली थी कि नहीं मिली थी। जहां तक जब इनके वेबसाइट को हमने खंगालना शुरू किया, तो उसपे इनके 2 रजिस्ट्रेशन मिले, पैन कार्ड मिला जो कि और जीएसटी भी नहीं है इनकी। 2020 के बाद इनके वेबसाइट पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं, 2020 के बाद कोई अपडेशन नहीं है, जीएसटी भी अपलोडेड नहीं है उनके वेबसाइट पर जी। तो कंपनी एक्ट में, उसमें क्या कहते हैं, सोसाइटी एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन है। सवाल यह है कि क्या जनता ने कभी पूछा इनसे, या प्रशासन, एक और बीच में खबर आई थी इनसे संबंधित कि अधिकारियों के मिली भगत से चल रहा है धोखाधड़ी का मामला, क्या उसके बाद भी अधिकारी नहीं चेते? अधिकारियों ने तो, जो आप सिंगरौली जिले की बात कर रहे हैं, तो डीएम स्पष्ट आदेश कर देते हैं। दमोह जिले की बात कर रहे हैं तो डीएम स्पष्ट आदेश कर देते हैं कि इनमें कोई पैसा मत लगाए। तो क्या जो डीएम है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो ये विभाग है, उनको उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा? यही तो एक प्रश्नों के घेरे में है सर, यही बात तो प्रश्नों के घेरे में है। अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से एनओसी ली थी? अब इसी का कोई जवाब किसी के पास नहीं। दूसरा, क्या राज्य सरकार, जब जिलाधीश, सबसे बड़ा जिले का अधिकारी, अगर वो इस तरह का नोटिस इनके खिलाफ जारी करता है, एक सूचना निकालता है, भाई ये है, इनका प्रॉपर नाम लस्टनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी तरह का पैसा ना जमा करे, तो क्या ऐसे में उसकी ये भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी सूचित करे, भाई देखो अगर इस जिले में चल रहा है तो अन्य जिलों में भी ऐसी कार्रवाई चल रही होगी, तो इसको पूरी तरह से रोका जाए, और जो भी निवेशक हैं उनके पैसे को सुरक्षित किया जाए। अभी जो घटना बता रहे हैं, एक महिला, उनका नाम में, वो मतलब रो रही है, बिलख रही है कि मैंने तो इसमें पैसा जमा किया था कि अपनी पोतियों की शादी हो जाएगी, कि इन्होंने वादा किया कि 5 साल पैसे दोगुने हो जाएंगे। दामोह का जो मामला है, वहां मैं बार बार कहता हूं कि जो अपने होते हैं वही धोखा देते हैं सर। वहां इन सब ने क्या किया, अपने लोगों को इसका मेंबर बनाया, सदस्य बनाया, फिर उन्हीं से कहा जाओ अपनों से ही पैसा निवेश लेके आओ। कई सारे एजेंट वहां गिरफ्तार भी हुए, और फिर ये अगस्त की घटना है दामोह में, और फिर तब तक नवंबर में घटना घटित हो जाती है। तो क्या प्रशासन का आपस में तालमेल नहीं है? देखिए, दिल्ली में एक सोसाइटी, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का जो कार्यालय दिखाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जाके काम कर रही है, तो दिल्ली में भी काम कर सकती है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश को पता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ की जनता कम पढ़ी लिखी है, क्यों ना उनको अच्छे से टारगेट किया जाए, उन लोगों को फंसाया जाए, उनको लोक लुभावन वादे दिए जाए, एक हम कहें कि अच्छी रिटर्न का प्रलोभन देकर उनको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल यही होता है सर। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन है, तो इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कोई लोगों को अवेयर कराने के लिए, और जो सहकारिता सेक्टर है इसको बचाने के लिए, इसको बदनाम होने से बचाने के लिए कदम उठाए? सर बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। आप अगर इतिहास उठा के देखो सर, सहकारी समितियों की, हर जगह आपको इस तरह के घोटाले, इस तरह के फर्जीवाड़े होते हुए दिखेंगे। ये कोई नई बात नहीं है सर। हंसी या मजाक कह लो या अफसोस की बात ही यही है सर कि इसके बाद भी सरकारें, ये विभाग जो इनको रजिस्टर करते हैं, इनको अनुमति देते हैं ऑपरेट करने के लिए, वो फिर भी हलचल में नहीं आ रहे हैं, फिर भी हरकत में नहीं आ रहे हैं। नहीं यार, हमें एक प्रॉपर एसओपी बनानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ भी आपके सामने आता है, एक बार हमसे पूछिए। ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम पंजाब में जब ये इन लोगों ने आना शुरू किया,
तो एक रजिस्ट्रार से मिस्टर मिगलानी, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर ये पंजाब में हमने इनको एनओसी जारी कर दी तो ये सहकारिता को बदनाम कर दी। बिल्कुल, क्योंकि इनका काम है सिर्फ, जो उस वक्त की बात थी, हम उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये पंजाब के लोगों को सिर्फ लूटना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। क्योंकि पंजाब में अपना सहकारी विभाग है, वो लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है वो कर रहा है। और पंजाब ऐसी स्टेट है जिसमें ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है उनको एनओसी नहीं मिलती। परंतु अब मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कोई अधिकारी इतना संजीदा होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, पर ये दिल्ली में बैठे लोग मध्य प्रदेश के लोगों को क्यों फैसिलिटेट करना चाहेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल, वो भी सहकारिता क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल सर, है क्या ना, अब दिल्ली में रोजगार उपलब्ध है, दिल्ली कैपिटल है, तरह तरह के उद्योग हैं, तो वहाँ रोजगार ठीक ठाक उपलब्ध है। कुछ नहीं करेगा अगर वहां का व्यक्ति दिल्ली किसी चौराहे पर ठेला लगा के मोमो ही बेच लेगा, तब भी शाम तक 1000-2000 रुपए बचा के घर जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के दुरूह गांव में कहीं बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत कृषि से इनकम आती है या कहीं से वो शहर के बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाता है, वहां उनको समझाना, क्योंकि उनको धन की कमी पहले से है, उनको यह लालच देना आसान है कि हमारे पास इतने रुपए महीने की, कई सारे लोगों का, दुकानदारों का, डेली मजदूर जो दैनिक मजदूरी करने वाले, उन लोगों का भी बयान सामने आया जो रो रहे, बिलख रहे हैं कि हमने तो डेली की मजदूरी गाड़ी कमाई में से 100 रुपए निकाल के जमा किए थे और वो ये लेकर चंपत हो गए हैं। और लगभग 208 या अलग अलग डेटा जो आ रहा है 200 करोड़ से 250 करोड़ का इन्होंने स्कैम एक जिले में किया है सर, ये तो एक जिले की घटना है। इसी तरह की एक कंपनी LUCC करके हिमाचल प्रदेश में पिछले 2022 या 23 की बात है, उन्होंने भी 250 से 300 करोड़ का स्कैम किया था इसी तरह की मिलता जुलता नाम लेके। और सर इनका लोगो ध्यान से देखना, LIC से मिलता जुलता लोगो बना रखा है, जिस तरह से LIC वैसे LJCC। और ये जहां गए हैं, जो जिनका इनके साथ जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने बताया कि ये जहां गए हैं वहां ये कहते थे कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से भेजा गया आपकी सहायता करने के लिए। अच्छी सहायता की है। अब जहां सरकार का नाम इन्वॉल्व होता है वहां जनता को लगता है ठीक है सरकार की तरफ से आए हैं तो ठीक ठाक ही काम करेंगे। और एक चीज देखो सर, एक यहाँ थोड़ा सा मैं इसको राजनीति से भी जोड़ूं तो MP में भी लगातार रूलिंग पार्टी की सरकार ही रही है, जो अभी है यही पिछले 20 सालों से है, बीच में कुछ दिन के लिए परिवर्तन हुआ था फिर वापस आ गए। केंद्र में भी ये रजिस्टर हुई 2013 में, एक्टिवेट हुए 2014 के आसपास, 2014 से केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्रुक क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी, सरकारों को भी बिना उनको बताए, उनको ये जानकारी नहीं है, बिना उनको बताए भी अपने उसमें ले लेते कि भाई हमें केंद्र सरकार ने भेजा है आपकी सहायता। अब जैसे अगर हम अबाकस की लोग इतने दिनों से खबर करते आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तक को उनके साथ तस्वीरें खिंचा के उनके नाम पे जो इन्वेस्टमेंट फ्लोट की बिल्कुल। अब जनता तो मान सकते हैं कि आदिवासी हैं, वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। अब मुख्यमंत्री तो भाई इतने बड़े IAS IPS ऑफिसरों को साथ लेके चलते हैं, रोज उनको CID बहुत सी एजेंसी हैं जो रिपोर्ट करती हैं, तो उनको नहीं पता चलता क्रेडेंशियल का। वही बात है, तो फिर आम जनता को क्या पता चलेगा सर? देखो दोष तो सरकारों का ही है ना, दोष कहीं ना कहीं सर, हम सरकार से बच थोड़ी पाएगी, सरकार ये थोड़ी कह पाएगी हमारी जिम्मेदारी नहीं सर। ये लाइसेंस टू लूट कह दो इसको। एग्जैक्टली, इसी पे मैं आ रहा था कि अगर आप लाइसेंस दे रहे हैं किसी को भी किसी भी तरह का, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप निवेश का भी ख्याल रखेंगे। तो जैसे जो अगर मैं कहूँ सब डिवीजन लेवल पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक पोस्ट होती है, तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि ऐसी कंपनियों की प्रॉपर जो AGM कराना, एनुअल जनरल मीटिंग होना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। तो क्या होती है ऐसे, क्या वो जो अधिकारी हैं जिनके क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है वो अपनी जो भूमिका उनकी बनती है वो निभाते हैं? सर कागजों में सब कुछ हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर। फिर मैं कह रहा हूँ ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, सब कुछ कागजों में हो जाता है, क्योंकि ना उन अधिकारी महोदय के पास इतना समय है, ना ऐसी कंपनियों को ऐसा कुछ कर, ना इनसे हम उम्मीद कर सकते कि ऐसा कुछ करेंगे। कागजों में सब कुछ, सारी कार्रवाई संपन्न हो जाती है, सबके ऑफिस जहां जहां जो भी संबंधित कार्यालय वहां पेपर चले जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। सर अगर ये सारे अधिकारी, सारा तंत्र अपने पर आ जाए
तो ऐसे घोटाले होने ही बंद हो जाए सर। वो सिंघम फिल्म का एक डायलॉग होता है ना, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से कोई चप्पल ना चोरी, जूता ना चोरी हो। तो ये सब इन जो अधिकारी गण है उनकी सुस्ती की वजह से हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, दुबई जी क्या ये सोसाइटीज आरबीआई के साथ भी रजिस्टर्ड होती हैं? सर देखिए, 2020 के पहले की कहानी कुछ और थी। 2020 में जब पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पारित किया और ये कहा कि अब ये भी आरबीआई के अधीन रहेंगी, इनकी भी मॉनिटरिंग आरबीआई करेगी। अब इसके बाद ये बड़ा प्रश्न है कि इस तरह की कंपनीज, इस तरह की सोसाइटीज इसके बाद भी कैसे ऐसा स्कैम कर ले रही जब ये आरबीआई के अधीन अब आ चुकी हैं। या तो अभी ये आरबीआई के रडार के बाहर है क्योंकि ये रजिस्टर्ड 2013 में है, नई वाली तो आरबीआई के अधीन आ गई है, या तो आरबीआई की नजर इन तक नहीं पहुंची कि भाई इन्हें भी अपने अंडर में लेके इनके भी सारा लेखा जोखा अपने पास रख ले, तो ये कभी भी सवालों के घेरे में है। हो सकता है ये रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा ना, जो भी सोसाइटी काम करेगी उसको बिल्कुल होगा, लेकिन ये सुदूर क्षेत्रों में से चलती रही हैं, शायद वहां तक आरबीआई की नजर ना पहुंची या पहुंची अनदेखा कर दिया, ये तो सब सवालों के घेरे में जांच का विषय है। अब जांच हो, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के तहत ये भी अब आरबीआई द्वारा गवर्न होंगे। तो जैसे जो बैंकों को सीआरआर, एसएलआर जो भी रखना पड़ता है, अर्बन सोसाइटीज के लिए वो भी कर दिया गया सर। अर्बन सोसाइटीज को सीआरआर, एसएलआर भी मेंटेन करना है। सवाल तो यही है, सब कुछ होने के बाद अब इस तरह की घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। इसीलिए जब ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम हुआ, तब से ये बात बड़ी हुई, तब से सरकार को भी लगा कि नहीं यार, हमें इन्हें आरबीआई के अधीन लाने की जरूरत, जब ये बैंक के जैसे ऑपरेट कर रहे हैं तो आरबीआई के अधीन लाने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी घटना घटित हो रही तो अभी आरबीआई भी और ऐसी सारी गतिविधियां हमेशा सवालों के घेरे में रहेंगी सर जी। और इससे पहले कौन से एक्ट में ये सोसाइटी रजिस्टर होती थी, कहाँ काम? ये रजिस्टर होती थी तो मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट 2002 में रजिस्टर होती थी सर, इसके पहले होती थी। अभी भी रजिस्ट्रेशन वही होगा, लेकिन अब आरबीआई भी इनका गवर्नेंस कर सकती है, क्योंकि पहले जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होते थे वो गवर्नेंस करते थे। डिफरेंस ये हो गया कि आरबीआई भी इन्हें रेगुलेट करेगी अब अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा था कि इफ द बैंक नेम इज यूज्ड देयर देन दे मस्ट बी गवर्न्ड बाय आरबीआई। तो उसके बाद वही ऑर्डिनेंस पारित हुआ और ये सारी चीजें सामने आई। तो ये थे आलोक दुबे जी, जिनका कहना है कि लोगों को लूटने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए, कभी डाटा सेंटर के नाम पे, कभी आरडीएफडी के नाम पे, कभी तो ये एक विंडो से आई है, दूसरी विंडो से आप डबल पैसा ले जाइए, ऐसे लुभावन जो लोग लुभावन जो हैं दृश्य दिखाकर। और अगर मैं बात करूं कि अब कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उसके नाम पे, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर भी लोगों की लूट होनी शुरू हो गई। जरूरत है सरकार को जागने की, क्योंकि सहकारिता से हर घर जुड़ा हुआ है। नहीं तो कुछ ऐसे लोग सहकारिता को बदनाम कर देंगे। सरकार तो पॉलिसी बनाती है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, परंतु कुछ लोग हैं सरकार की इस पॉलिसी का फायदा उठाकर लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लूटकर चलते बनते हैं और लोग सड़कों पर रोते बिलखते रहते हैं। तो दर्शकों, मेरी आपसे यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं, कि किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कीजिए। देखिए, कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा। अगर बैंक आपको 7-8% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते, तो कुछ ऐसे लोग आपको मोटी रिटर्न कैसे दे सकते हैं? इतने मामले हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इन ठगी से बचने का, कि आप जाग जाइए। डेली इंडिया न्यूज आपको जगाने की जो महम उसने छेड़ रखी है उस पर कार्य करता रहेगा। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।